2 की मौत, 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। बीएसएफ जम्मू ने कठुआ सीमा पर आज सुबह बीएसएफ जम्मू के सतर्क जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों के नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए लगभग 27 किलोग्राम हेरोइन को जब्त कर लिया। गौरतलब है कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आईबी पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखा और अपने सैनिकों को सतर्क किया। जब पाकिस्तानी तस्कर ने भारतीय सीमा की ओर आईबी में प्रवेश किया तो उन्हें चुनौती दी गई और उन पर गोलीबारी की गई। तो वहीं इलाके की तलाशी के दौरान हेरोइन के 27 पैकेट बरामद किए गए। आपको बता दें, नार्को के इस खेप की कीमत करीब 135 करोड़ रुपए है। इस वसूली के साथ बीएसएफ जम्मू ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में नार्कोटिक्स की खेप की तस्करी करने के पाक अधिकारियों के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश किया। रात को करीब 2:30-3 बजे के बीच में हमारे बीएसएफ के ट्रुप्स जो आगे फॉरवर्ड एरियाज़ में लगे हुए हैं, उन्होंने रात के वक्त कुछ मूवमेंट देखा। इसमें 3-4 लोग जंगल झाड़ी के बीच में से आ रहे थे। जब वो जीरो लाइन क्रॉस करके फेंस के पास में पहुंचे हैं तो उसको चैलेंज किया गया, लेकिन अनसुनी करते हुए आगे बढ़ता रहा। पीछे से कुछ हमको ऐसे भी आवाज़ आई जैसे कोई वेपन वगैरह कॉक कर रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो संतरी था ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने फायर किया और फायर में एक स्मगलर की डेथ हुई है। और सुबह जब हमने एरिया को सर्च किया है तो वहाँ पर हमको 27 केजी हेरोइन मिली है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले साल 20 जून को ही एक हेक्साकॉप्टर यहाँ पर गिराया गया था जो वेपन की कंसाइनमेंट लेके जा रहा था। इसी एरिया में जहाँ पर आज इनकाउंटर हुआ है, वहीं पर जनवरी में एक टनल भी डिटेक्ट हुई। वहीं आज जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लेकर कहा कि प्रधानमंत्री महबूबा मुफ्ती को नहीं, पाकिस्तान भेजो। इस दौरान उन्होंने महबूबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पोस्टर भी जलाए। ये जो कह रही है कि पाकिस्तान को बीच में लाओ फिर बातचीत होगी दिल्ली, श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो। जो पाकिस्तान की बात करता है वो पाकिस्तान जिसने कल एक हमारा पुलिस का व्यक्ति जो है उसको पीछे लेकर के मार दिया गया, इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये महबूबा मुफ्ती दिल्ली बुलाने वाली नहीं है। इस महबूबा मुफ्ती को दिल्ली मत बुलाओ प्रधानमंत्री जी, जिसको पाकिस्तान याद आ रहा है, जिस गुपकार गैंग को चाइना याद आ रहा है, जिस गुपकार गैंग को शबीर शाह याद आ रहा है, जिस शबीर शाह ने पैसे लेकर के फंडिंग करी वो याद आ रहा है। इसको दिल्ली बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको पाकिस्तान भेजने की जरूरत है। इसको इमरान खान बड़ा पसंद है, इसको इमरान खान के पास जाने की जरूरत है, इसलिए इसको दिल्ली बुलाने की जरूरत नहीं है। इसको पाकिस्तान भेजो और पाकिस्तान में ही इसको रखो। सर, आज का प्रोटेस्ट जो है, जो कल महबूबा मुफ्ती ने ऑल पार्टी मीटिंग होने के बाद पाकिस्तान से वार्तालाप की बात की है, उसको लेकर के रोष है। अरे पाकिस्तान कोई स्टेक होल्डर नहीं है कि पाकिस्तान से हम बात करेंगे। हमारे देश के आंतरिक मुद्दों में पाकिस्तान के नाम का मतलब क्या है? कुछ नहीं। और महबूबा मुफ्ती, जिसका यूथ विंग प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पारा पकड़ा गया आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हुए और संरक्षण प्रोवाइड करते हुए, उसके बाद भी ये कहती है कि पाकिस्तान को मदद करो, पाकिस्तान से जाकर के बात करो। अरे 2018 या 19 के अंदर जिस समय प्रधानमंत्री पाकिस्तान इमरान खान चुन करके आए हैं, ये उस समय भी कहती थी नया प्रधानमंत्री आया, इसे मौका दीजिए। अरे मौका क्या देना है? क्या हमें नहीं पता हमें पाकिस्तान से क्या मिला? पठानकोट उड़ी 26/11,
हर प्रकार का हमला, 1992 के मुंबई ब्लास्ट, जितने परपेट्रेटर थे उठ करके भागे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान का इंसेप्शन ही इस बेस पर हुआ था कि हिंदुस्तान को किस हिसाब से तबाह करना है, खराब करना है। अरे नार्को टेररिज्म की 45 करोड़ की चरस की खेप पकड़ी गई है, साथ में गोलियां पकड़ी गई हैं, उसके बाद भी ये कहती है कि पाकिस्तान से बात करो। कौन है पाकिस्तान? एंड हू इज शी? ये देश के प्रधानमंत्री को बताएगी कि बात कैसे की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। बुधवार को इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, विचार के साथ जुड़ें और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। कि आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर के उनके जन्मदिन तक इस लक्ष्य को लेने का तय किया है। आप सब लोगों को इसमें सफलता मिले। मैं एक बात और भी निवेदन करूंगा कि जो हम वृक्ष लगाएं, उन वृक्ष की रक्षा करना, इसकी भी हम कोई न कोई योजना जरूर बनाएं। इसलिए हर पेड़ के साथ व्यक्ति को जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ अगर कोई हम काम कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि वो व्यक्ति उस पेड़ की रक्षा करे, उसकी संभाल करे और उसको बढ़ाने। हाल ही में तालिबानी नेताओं से भारतीय अधिकारियों की मुलाकात के दावे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट की खबर को आधार बनाकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। भारत सरकार को इस विषय पर तुरंत बयान देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसको संज्ञान में लेकर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लेगा? आपको बता दें, कतर के वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में यह दावा किया कि भारतीय अधिकारियों ने दोहा का गुपचुप दौरा करते हुए तालिबानी नेताओं से बातचीत की। आतंकवाद और संघर्ष समाधान के लिए कतर के विशेष दूत मुल्ताक बिन मजीद अल कहतानी ने सोमवार को एक वर्चुअल इवेंट में कहा था कि भारतीय अधिकारियों ने तालिबान से बातचीत के लिए एक शांत दौरा किया है, क्योंकि हर देश ये नहीं मानता कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस चले जाने के बाद वहां तालिबान का वर्चस्व होगा। हालांकि तालिबान के साथ भारत की बातचीत को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ना तो अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया और ना ही इस मुलाकात की कोई पुष्टि की गई। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने मीडिया पर कोरोना को लेकर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया। केसीआर ने अफवाहें फैलाकर लोगों में भय और दहशत पैदा करने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुद्दों को सनसनीखेज बनाने के बजाय बरती जाने वाली सावधानियों को उजागर करना चाहिए। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि मीडिया को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा जब उन्हें संक्रमण हुआ था तो वो एंटीबायोटिक दवाओं और पैरासिटामोल खाकर ठीक हो गए। केसीआर 29 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। मुख्यमंत्री ने वारंगल में एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि मीडिया में कोविड के बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है, जबकि लोग पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करके भी ठीक हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय की कार को एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल उज्जैन के कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय की गाड़ी का उज्जैन आगरा रोड पर एक्सीडेंट हो गया। विधायक मालवीय उज्जैन से अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं घटना के बाद आगरा रोड पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त लोडिंग वाहन ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए इस जाम को हटाया। लोग घर जा रहे थे और यहाँ मोड़ के ऊपर ये गाड़ी एकदम इतनी तेज गाड़ी आ रही थी सामने से, हमारे ड्राइवर ने पूरी गाड़ी बचा दी और हमने रोक दी। उसके बाद उसने लाके ऊपर ठोक दी। कुछ जैसी कोई हानि वानी तो नहीं? भगवान ने बचाया, महाकाल भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से हम लोग बचे हैं। और आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार को उन्हीं की कृपा से ड्राइवर ने तो कोई कसर नहीं रखी थी ऊपर छोड़।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन वितरित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र योजना के ऑनलाइन रूपांतरण का भी शुभारंभ किया। दरअसल मिशन रोजगार के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और मनरेगा के तहत 20 लाख से ज्यादा लोगों को काम उपलब्ध कराया जा चुका है। फिलहाल आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। प्रदान करने की जो हमारा सीडी रेशियो है, इसके अनुसार हम हर एक जनपद के लक्ष्य को तय करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। देखिए, पैसा बैंक में रखे जाने से वह बढ़ेगा नहीं। ये जब सर्कुलेशन में आएगा, मार्केट में आएगा, पूंजी ही पूंजी को बढ़ाएगी और मुझे लगता है हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। जैसे स्टेट स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, जनपद स्तर पर भी इस प्रकार के लोन मेलों के कार्यक्रम हो। माननीय सांसद, माननीय विधायकों को उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए, प्रभारी मंत्रियों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। हमारा प्रयास होना चाहिए, 75 जनपद हैं तो कम से कम 75 लोन मेले अगले एक महीने के अंदर प्रदेश के अंदर आयोजित हों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कभी वे बीएसपी के बागी विधायकों से मिलकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कांग्रेस और बीजेपी के असंतुष्टों को अपनी पार्टी से जोड़ने के कवायद में दिखाई देते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार जाएगी, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी प्रमुख दलों के बजाय समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना से कई मौत हुई, नदियों में लाशें दिखाई दे रही थी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। धर्म परिवर्तन का भारत का संविधान और कानून बहुत स्पष्ट है। बलपूर्वक, लालच देकर या अंधेरे में रखकर गुमराह करके धर्म परिवर्तन जायज नहीं है। कानून साफ है और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और कठोरतम कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए। जो बैठ के सोती रही, कानून का उल्लंघन होते रहा, धर्मांतरण होता रहा, उन पर तो एनएसए लगे, पर जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये अपने लिए क्या सजा की तजवीज करती ये भी बता दे नैतिकता के आधार पे। दोषी तो ये भी हैं अगर बलपूर्वक और कानून के खिलाफ हुआ है तो। बहुत जिम्मेदारी के साथ, आंकड़ों के साथ ये कहा था कि 82% के आसपास वैक्सीन दूसरे देशों को दे दी गई और पहले और दूसरे जो कोविड का अटैक हुआ, लहर आई, उसमें अगर ये वैक्सीन दूसरे देशों को न भेजकर भारतवासियों को लगा दी जाती तो लाखों जानें बच सकती थी। से जो तीसरी लहर संभावित है, जो भारत सरकार के सलाहकार कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, दवाएं और ऑक्सीजन यहाँ रहें, वो बाहर न जाएं, उपलब्धता प्रदेशों में रहे, अस्पताल तैयार रहे इसके लिए, जिससे तीसरी लहर से बचा जा सके। 1000 से ज्यादा तैरती हुई लाशों को अगर आप देखती तो आपकी आत्मा मंत्री के रूप में नहीं, एक माँ या बहन के रूप में चित्कार कर उठती। ये सब आपके दाढ़ी बाबा ने किया है और राहुल गांधी उसी से देश को बचाने की सलाह दे रहे हैं, तो उन्हें आप ज्ञानी बाबा कह रही हैं। ठीक है, ज्ञानी बाबा ने जो बातें कही हैं निकाल दीजिए, एक भी जो गलत हो। दवाएं रखना, वैक्सीन रखना, अपने देश के लिए।
खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद और अभिनेत्री नवनीत कौर को जाति के मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। नवनीत राणा महाराष्ट्र में अमरावती की सुरक्षित संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद है। जब 2 बार 3 बार निर्णय कमेटी देती है, कमेटी अथॉरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार आपको वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट देती है। आपके पेपर्स देखने के बाद आपको वो इशू करती है, क्योंकि हम कौन से जात से बिलोंग करते हैं, कास्ट से बिलोंग करते हैं, ना वो हमारे चेहरे पे लिखा है, ना वो हमारे बोलने से सिद्ध होगा। मेरे कागज जो बोलेंगे उसी से मेरा सिद्ध किया जाएगा कि मैं ये कास्ट को बिलोंग करती हूँ। और ऐसे ही जब कमेटी ने 2 बार मुझे मेरे पक्ष में निर्णय देती है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये कब जाते हैं? जब जब इलेक्शन को 1 साल रहते हैं तब तब ये आगे की प्रोसीड करते हैं और तब परेशान करने की फिर से कोशिश करते हैं। और हाई कोर्ट के जरा अगर आदेश अपन देखते हैं पिछले कई वर्षों से, ऐसे जब भी केस आते हैं तो हाई कोर्ट हमेशा ये करती है कि जो इसकी करेक्ट अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, तो उसे ये केस उठाकर वो अथॉरिटी को दिया जाता है, रीबैक किया जाता है कि आप इस पे निर्णय लो। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वो बंगाल में गुंडागर्दी कर रही हैं। बीजेपी बंगाल को एकजुट रखना चाहती है और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बात हमने नहीं की, ना तो हमारे कोई नेता किया है। यहाँ जो जुलूम हो रही है, जो अत्याचार पीड़न हो रहा है, और जिस प्रकार हर बात में राजनीति हो रही है, वैक्सीन में राजनीति हो रही है, पार्टी का लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ जो रिलीफ दिया जा रहा है झंझावात के बाद, यास के बाद, वहां भी राजनीति हो रही है। और अपार जो हिंसा हो रहा है उससे प्रताड़ित होकर आज लोग बंगाल से भागना चाह रहे हैं। बंगाल से भागकर लोग आसाम जाके छुपे हुए हैं, उड़ीसा जाके छुपे हुए हैं। और इस प्रकार 70 साल से जो इनके साथ वंचना हुआ है, बंगाल की दूर दूर क्षेत्रों का कोई विकास नहीं हुआ है और उस पर फिर प्रहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसका प्रतिवाद में लोग इस प्रकार बातें कर रहे हैं। इस सरकार की इस प्रकार जो तनासा मानसिकता, उसके कारण लोग बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को एक रखना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि मैं नहीं मानता कि कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच किसी तरह का कोई संघर्ष है। यह चिंतन कई मुद्दों को लेकर चल रहा है। पंजाब की अंतर आत्मा को जो सबसे बड़ा शूल की तरह चुभ रहा है वो मसला है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिसे पाड़े जाने और निहत्थे अनुयायियों पर गोली चलाकर उनका कत्ल किया जाना। उन्होंने कहा कि उनके कातिल आज भी पंजाब में घूम रहे हैं। यह मामला विचलित कर रहा है।
मैं नहीं मानता कि क्लैशेस कैप्टन साहब और सिद्धू जी के बीच में। ये जो आज चिंतन चल रहा है, मुद्दों को लेके चल रहा है, कई इश्यूज हैं जिनको लेके पंजाब के कांग्रेस एमएलए के अंदर चिंताएं थी, उन्होंने व्यक्त की, उनको लेके ये पूरा पैनल बनाया गया। राहुल जी से भी मुलाकात हुई कि अंतरात्मा को, पंजाब की अंतरात्मा को जो आज विचलित कर रहा है वो मसला है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी। गुरु ग्रंथ साहब को चितड़े की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शरद पवार के कई दलों के साथ बैठक और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तालिबानी मरता है तो कांग्रेस के आंसू बहते हैं। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। इस बैठक के बारे में यही कह सकते हैं कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अब कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, खुद ही अपने आप में कंट्राडिक्टरी बयान सुनाई पड़ रहे थे। तो पहले तो वो खुद तय कर ले कि वो बैठक करना क्यों चाहते हैं, मिलना क्यों चाहते हैं और क्यों मिल रहे थे। जब तक वो खुद कंफ्यूज है तो दूसरे को कैसे वो सेटिस्फाइड करेंगे। ये कांग्रेस के नेता तालिबान के कब से प्रवक्ता बन गए। अब कोई तालिबानी मारा जाएगा तो आंसू बहने लगेंगे, उन पे जो है वो जो कुछ उनके आतंकवादी हरकतें हैं, जो शैतानी हरकतें हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहेंगे और कभी कभी तालिबान के कुकर्मों के प्रवक्ता बन के दिखाई पड़ते। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का बंटाधार कर रहे हैं। इससे ज्यादा देखो, ये जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। राहुल जी की स्थिति ये है कि इनकी बयान बहादुरी बकवास बहादुरी तक पहुंच चुकी है, और जो व्यक्ति बकवास बहादुरी का बहुत बड़ा जो है वो मसीहा बन गया हो और बकवास बहादुरी उसकी जो है वो पहचान बन गई हो, तो वो व्यक्ति यही कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अज्ञानता से कूट कूट के भरी हुई है और ज्ञानी अपने आप को सबसे ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी वैज्ञानिक बन जाते हैं, कभी अर्थशास्त्री बन जाते हैं, कभी अनर्थशास्त्री बन जाते हैं। तो ये तमाम चीजें ही है, तो इसको कहते हैं सिर्फ शुद्ध रूप से बकवास बहादुरी। और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बरसात को देखते हुए दिल्ली में फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया है। लगभग सभी नाले साफ हो चुके हैं। कुछ जगहों पर 5 से 7% काम रह गया है और वो भी 30 जून से पहले कर दिया जाएगा। दिल्ली में जल भराव ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 0.2% और 8 डेथ हुई थी। दिल्ली के अंदर अभी पिछले 1.5 महीने के अंदर काफ़ी केसेस कम हुए हैं, परंतु जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है देश के अंदर, और दिल्ली में अगर आती है तो वो 5वीं वेव कहलाएगी। तो सभी लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी है। मास्क जरूर लगाएं, घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के बिल्कुल ना निकलें। सोशल के अंदर फ्लड कंट्रोल ऑर्डर इशू किया गया है और जितने भी नाले हैं लगभग साफ हो चुके हैं। कुछ जगह पर 5-7% काम रहता है, वो भी 30 तारीख से पहले कर दिया जाएगा। और पूरी तैयारी की गई है कि पानी का भराव दिल्ली के अंदर ना हो, बाढ़ से बचाव की पूरी तैयारी की गई। खासतौर से मिंटो रोड हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। पिछली बार आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि उसमें अलग से पंप लगा रहे हैं पानी निकालने के लिए, क्या वो लगा दिया गया इस बार? वो लगा दिया गया है और बिल्कुल लगता है इस बार नहीं भरना चाहिए। बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी और आगे बढ़ गई है। बाजार और दफ्तरों में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। अनलॉक 2 की मियाद पूरी होने के बाद 23 जून से अनलॉक 3 की शर्तें लागू हो गई। बिहार में अनलॉक 3 में कई छूट के साथ ही प्रतिबंधों की अवधि को घटाया गया है। इस छूट में 23 जून से सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क और उद्यान 6 बजे से 12 बजे तक खुलना शामिल है। वहीं अनलॉक में मिली छूट के बाद से राजधानी पटना में पार्क खुले, जहां पर पार्क खुलने से लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं पार्क में प्रवेश से पहले कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क आज पहला दिन खुल रहा है, लगभग 1 महीने 20 दिन के बाद। जी जी, ऐसे तो हम लोग डेली बाहर में वॉक करते थे और पार्क का तो जो आनंद है वो तो नहीं लेते थे, लेकिन क्योंकि गाड़ियां भी चलती थी साइड में। और यहाँ अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, जिससे निपटना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फाउची ने कहा कि यह वेरिएंट कोरोना का सबसे प्रभावी स्वरूप है और अधिक आसानी से फैलता है। फिलहाल अमेरिका में कुल मामलों में डेल्टा वेरिएंट से 6% लोग संक्रमित हैं।
WHO ने भी डेल्टा स्ट्रेन को सबसे ज्यादा खतरनाक बताते हुए चिंता जताई। चीन के चिकित्सा वैज्ञानिकों की अगर माने तो डेल्टा स्ट्रेन से पीड़ित मरीजों की हालत अधिक तेजी के साथ बिगड़ती है। भारत में भी डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था। आपको बता दें, मौजूदा समय में डेल्टा वेरिएंट ने पूरे यूके में शिकंजा कस दिया है। इसने अपने पहले के अल्फा वेरिएंट की जगह ले ली है। यहां 90% से ज्यादा नए मामलों की वजह डेल्टा वेरिएंट है। बेंगलुरु के कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने साल 2011 के एक मानहानि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। दरअसल देवगौड़ा ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस को लेकर करीब 10 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू अपमानजनक बयान दिया, जिसके बाद एनआईसीई की ओर से एचडी देवगौड़ा के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जज मल्लन गौड़ा ने एनआईसीई की ओर से दायर मुकदमे पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। इस कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक अशोक खेनी हैं, जो कि बीदर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। आपको बता दें, एक निजी चैनल पर 28 जून 2011 को पूर्व पीएम देवगौड़ा का एक इंटरव्यू प्रसारित किया गया था, जिसके बाद कंपनी ने इस इंटरव्यू का उल्लेख करते हुए मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में स्थित रिवर बैंक कॉलोनी में बुधवार को एक जर्जर 2 मंजिला इमारत ढह गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोट आई, जिन्हें सूचना मिलते ही तत्काल ट्रॉमा सेंटर भिजवाने का प्रबंध किया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। वहीं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा मदद पहुंचाई गई। इस घटना की जानकारी के बाद नगर आयुक्त पहुंचे, तो वहीं मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी दौरा किया। जानकारी पर लखनऊ जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश घटनास्थल पर पहुंचे और संबंधित अफसर को तत्काल राहत और बचाव कार्य किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मीथेन गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें परिवार के 3 लोग और एक नौकर शामिल था। यह दर्दनाक हादसा मुरादाबाद के राजपुर केसरिया गांव का है, जहां पर घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों के शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती तहकीकात में पता चला कि घर के अंदर तहखाना बनाया हुआ था, जिसमें अवैध शराब बनाने का काम चलता था। अवैध शराब के निर्माण से निकली जहरीली गैस ने 4 लोगों की जान ले ली। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। कोरोना काल विच विद्यार्थियों ਦੀਆਂ ऑनलाइन क्लासां संबंधी हर जरूरी पहलू ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। कैप्टन ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। लखनऊ के चिन्हट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब बुधवार एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग कितनी भीषण थी, यह तस्वीरें खुद ब खुद इसकी गवाही दे रही है। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया।
ये आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा। काफी देर आसमान में धुएं का गुब्बार छाया रहा और आग की लपटें आसमान को छूने पर आमदा दिखाई दी। इस हादसे के बाद लाखों का सामान जलकर कुछ ही पलों में खाक हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनचलों द्वारा 17 साल की लड़की को छत से फेंकने का मामला सामने आया, जहां 3 युवकों ने मिलकर लड़की को मकान से दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। हादसे में लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई और लड़की को गंभीर चोटें आई। पीड़िता के पिता का कहना है कि आरोपी युवक पहले भी लड़की के साथ कई बार छेड़खानी कर चुके हैं और बीते सोमवार से युवती से बात करने के लिए आरोपियों ने उसके पिता को फोन किया। यहां तक कि फोन न देने पर आरोपियों ने लड़की के पिता से गाली गलौज की, जिसके बाद रात करीब 8 बजे आरोपी घर में जबरन घुसे और लड़की को छत से फेंक दिया। इस घटना के बाद लड़की के परिजन ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। तीनों युवक लड़की के मोहल्ले के रहने वाले हैं और कई दिनों से किशोरी को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात्रि थाना छाता क्षेत्रांतर्गत निवासी एक बालिका के परिजनों ने थाना पर आकर शिकायत दर्ज कराई कि बालिका को कुछ लोगों द्वारा छत से फेंक दिया गया है, जिसके पश्चात बालिका के शरीर में चोटें आई हैं। आरोपी 2 युवकों को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कठोर विधि। उधर महाराष्ट्र में कई मांगों को लेकर जेजे अस्पताल की नर्सें हड़ताल पर चली गई। नर्सेस एसोसिएशन ने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की बात कही और मांग पूरी न होने पर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील करने की भी बात कही है। आपको बता दें, नर्स के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल में मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। जनार्दन शिंदे, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हमारी 12 मांगी के ऊपर ये स्ट्राइक चल रहा है। अभी तीसरा दिन है। पहले 2 दिन हम लोगों ने 2 घंटे के लिए काम बंद आंदोलन किया था। अभी आज से हमारा 48 आवर्स के लिए ये स्ट्राइक चल रहा है। हमारे प्रमुख मांगों में पद भर्ती है जो 100% होनी चाहिए। दूसरी मांग है हमारी जोखिम भत्ता और तीसरी मांग है हमारे को 3 दिन क्वारंटाइन मिलना चाहिए और जूनी पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन जो है वो सब लोगों के लिए जो एनपीएस धारक है उनके लिए चालू करना, ये हमारी मांग है। 50 लाख का बीमा जो है हम लोगों को मिला नहीं है, वो तुरंत मिलना चाहिए। जो हमारे नर्सेस है उनको नॉमिनक्लेचर जो पदनाम है वो बदल हम लोगों ने मांगा है। तो नॉमिनक्लेचर के लिए भी हमारी मांग है। तो ये मांगों के ऊपर हम लोगों ने 24 जिले से स्टेट में सब नर्सेस बाहर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सपा और राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई, जिसमें दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, सपा और लोकदल दोनों पार्टियां मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगी। इस दौरान अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन में श्रीमती शशि चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उन्हें लड़ाने के लिए पूरे सभी लोग इकट्ठे होकर के उन्हें चुनाव लड़ा। क्या रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमारे जितने भी जिले में मेंबर हैं, हमारी पार्टी के 9 मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी और लोकदल के दोनों को मिलाकर के 9 मेंबर हैं। दूसरा, निर्दलीय मेंबर इतने हैं कि हमारे पास पूरी संख्या है, हम चुनाव जीतेंगे। इस तरीके से अभी वार्ता हो रही थी, आप बता रहे थे कि एक समाजवादी पार्टी का जो है सदस्य उसको उठाया गया, अपहरण किया गया, क्या है? द्वारा कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले उसे उठा लिया गया था। उसकी पत्नी यहाँ पे भी आकर के हम लोगों से भी शिकायत की और एसपी साहब के यहाँ पे भी मिल जाएंगे वो 2 बार, और उनसे बार-बार कप्तान साहब के यहाँ से ये आश्वासन दे दिया जाता है कि 2 दिन में हम बुलवा देंगे, 3 दिन हम बुलवा देंगे। अभी तक प्रशासन जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है, अभी तक उनको मिलवा नहीं पाया होगा।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति आज भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंची, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं निरंजन ज्योति ने बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए भगवान के भक्ति भाव के साथ दर्शन और पूजा पाठ किया। तो वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। तो साथ ही मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों पर बोलते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से ही देश कोरोना महामारी के भयावह मंजर को लड़ने में समर्थ दिखाई दे रहा है। सरकार ने जिस तेज गति से काम किया, गरीबों को लेकर के, किसानों से लेकर के, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं ये मानती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी आई थी, बहुत भयावह स्थिति होती। मैं बधाई देती हूँ भारत के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बहुत जल्दी शोध करके वैक्सीन लाई। वैक्सीन में नेतानगरी शुरू हो गई और वही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं। अरे वैज्ञानिक किसी पार्टी का नहीं होता, वैज्ञानिक किसी दल का नहीं होता, वैज्ञानिक देश का होता है। लेकिन अब वही कहना और फिर पलट जाना, ये तो आप जानते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बता, जब व्यक्ति के सामने रास्ता नहीं बचता तो इधर उधर घूमता है। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई महीने से जारी गतिरोध का खत्म करने के लिए भारत और चीन इसी हफ्ते एक बार फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच ये वार्ता 24 जून को हो सकती है, जो कि राजनयिक स्तर पर होगी। भारत चीन सीमा मामलों को लेकर परामर्श और समन्वय के लिए बनाई गई समिति WMCC के तहत ये वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच इसके पहले इसी साल 12 मार्च को आखिरी बार बातचीत हुई। राजनयिक चर्चा के बाद भारत चीन के कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच वार्ता होगी। भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सैन्य गतिरोध है। हालांकि दोनों देशों में कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। फिलहाल दोनों देशों के बीच गतिरोध के बाकी हिस्सों से सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत जारी है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई महीने से जारी गतिरोध को अब खत्म करने के लिए भारत चीन इसी हफ्ते एक बार फिर से बातचीत कर सकते हैं, और यानी कि बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं। दोनों देशों के बीच में यह वार्ता 24 जून को हो सकती है, जो कि राजनयिक स्तर पर होगी। भारत चीन सीमा के मामलों को लेकर परामर्श और समन्वय के लिए जो समिति बनाई गई है WMCC, उसी के तहत ये वार्ता होगी और ये जो बातचीत है लगभग 3 महीने के बाद होगी। ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए 660 ट्रेनें और चलाने जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच रेलवे ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। रेलवे के मुताबिक कोरोना महामारी से पहले हर दिन औसतन लगभग 1768 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था और शुक्रवार तक प्रतिदिन 983 ट्रेनें चल रही थी, जो कि कोविड के पहले की संख्या का लगभग 56% है। रेलवे ने कहा कि ट्रेनों की संख्या को मांग के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे ने जोनल रेलवे से स्थानीय परिस्थितियों, टिकटों की मांग और क्षेत्र में कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने के आदेश दिए हैं। रेलवे ट्रेन की संख्या इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि आम लोग, प्रवासी मजदूर को आवागमन में सुविधा रहे और वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सके। देश में कोविड-19 ने कर्नाटक में भी जमकर कहर बरपाया है, लेकिन बावजूद इसके लोग अब भी सावधानी बरतने को राजी नहीं है। आपको बता दें, कर्नाटक की हुबली सब्जी मंडी से आई जो तस्वीरें हैं वो खुद ब खुद ये बयां कर रही है कि लोग किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहां कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, तो कई तो बगैर मास्क के इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि तस्वीरें उस शहर से सामने आई जहां पर कोरोना महामारी के चलते जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई, और इस बीच पुलिस की मुस्तैदी इतनी भीड़ में कहीं पर भी नजर नहीं आई, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है।
तो आपको बता दें, कोरोना ने पूरे देश भर में कहर बरपाया हुआ है और इसी दौरान जो तस्वीरें सामने आई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तस्वीरें कर्नाटक की हुबली सब्जी मंडी की हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत में होने वाले हैं, लेकिन सियासी तपिश जो है वो अभी से महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को बनाते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि 160 सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2022 के लिए उप मुख्यमंत्री के लिए डॉक्टर संजय निषाद की घोषणा करनी चाहिए। भदोही में उन्होंने बयान दिया कि 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 160 सीटों पर हम मजबूत हैं, यहां बड़ी संख्या में निषाद के वोट हैं। सरकार से उन्होंने निषादों के आरक्षण संबंधी जो मांगे हैं उनको पूरा करने की मांग की। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद वादा किया था कि आइए हम आपका आरक्षण मुद्दा हल करेंगे, आपको केंद्र और राज्य में ताकत देंगे, पावर देंगे, जिससे आपके समाज के ऊपर जो अत्याचार 70 साल से सताए जा रहे हैं उससे आप खुद दूर करोगे और इसे इम्प्लीमेंट करा लोगे। दूसरा, इनके जो भी छीने गए जो बसपा के सरकार में इनके तालघाट नदी जो तुरंत बहन जी ने छीन लिया था, मतलब इतनी दुश्मनी थी कि गद्दी पर बैठते पहले आरक्षण खत्म किया था, मतलब और दूसरा जो है इन्होंने तालघाट नदी इनकी रोजी रोटी छीन ली थी। उसी मछली मारने में बसपा चली गई, उसी मछली के चक्कर में सपा चली गई, उसी मछली के चक्कर में भाजपा जा रही है। त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे लोग नाराज हो गए, अलग हो गए और इनके लोगों ने नहीं 1-2 सीट मांगा था, जिला पंचायत का नहीं दिए, उपचुनाव में नहीं दिए, तो हमारे लोग नाराज हो गए। हम अकेले मित्र बन के भाजपा के साथ हो, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने हमारे समाज के लोग हमारे लोगों का चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सब लोग आज के दिन में स्थापित है, जिनके मुख्यमंत्री उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है कैसे। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। बिहार में बाढ़ से कई इलाके प्रभावित। राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना, कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील। हरियाणा में जेपीटी भर्ती घोटाला मामले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल से होंगे रिहा। जल संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी और अमित शाह और सीएम योगी ने किया नमन। ओलंपिक दिवस आज। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं, कहा देश को खिलाड़ियों पर गर्व है। और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। नवनीत और राणा की याचिका पर हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता को किया नोटिस जारी। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। बीएसएफ जम्मू ने कठुआ सीमा पर आज सुबह बीएसएफ जम्मू के सतर्क जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों के नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए लगभग 27 किलोग्राम हेरोइन को जब्त कर लिया। गौरतलब है कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आईबी पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखा और अपने सैनिकों को सतर्क किया। जब पाकिस्तानी तस्कर ने भारतीय सीमा की ओर आईबी में प्रवेश किया तो उन्हें चुनौती दी गई और उन पर गोलीबारी की गई। तो वहीं इलाके की तलाशी के दौरान हेरोइन के 27 पैकेट बरामद किए गए। आपको बता दें, नार्को के इस खेप की कीमत करीब 135 करोड़ रुपए है। इस वसूली के साथ बीएसएफ जम्मू ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में नार्कोटिक्स की खेप की तस्करी करने के पाक अधिकारियों के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश किया।
रात को करीब 2:30-3 बजे के बीच में हमारे बीएसएफ के ट्रुप्स जो आगे फॉरवर्ड एरियाज में लगे हुए हैं, उन्होंने रात के वक्त कुछ मूवमेंट देखा। इसमें 3-4 लोग जंगल झाड़ी के बीच में से आ रहे थे। जब वो 0 लाइन क्रॉस करके फेंस के पास में पहुंचे हैं तो उसको चैलेंज किया गया, लेकिन अनसुनी करते हुए आगे बढ़ता रहा। पीछे से कुछ हमको ऐसे भी आवाज़ आई जैसे कोई वेपन वगैरह कॉक कर रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो संतरी था ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने फायर किया और फायर में एक स्मगलर की डेथ हुई है। और सुबह जब हमने एरिया को सर्च किया है तो वहाँ पर हमको 27 kg हेरोइन मिली है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले साल 20 जून को ही एक हेक्साकॉप्टर यहाँ पर गिराया गया था जो वेपन की कंसाइनमेंट लेके जा रहा था। इसी एरिया में जहाँ पर आज इनकाउंटर हुआ है, वहीं पर जनवरी में एक टनल भी डिटेक्ट हुई। वहीं आज जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लेकर कहा कि प्रधानमंत्री महबूबा मुफ्ती को नहीं, पाकिस्तान भेजो। इस दौरान उन्होंने महबूबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पोस्टर भी जलाए। ये जो कह रही है कि पाकिस्तान को बीच में लाओ फिर बातचीत होगी दिल्ली, श्रीमान प्रधानमंत्री जी इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो। जो पाकिस्तान की बात करता है वो पाकिस्तान जिसने कल एक हमारा पुलिस का व्यक्ति जो है उसको पीछे लेकर के मार दिया गया, इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये महबूबा मुफ्ती दिल्ली बुलाने वाली नहीं है। इस महबूबा मुफ्ती को दिल्ली मत बुलाओ प्रधानमंत्री जी, जिसको पाकिस्तान याद आ रहा है, जिस गुपकार गैंग को चाइना याद आ रहा है, जिस गुपकार गैंग को शबीर शाह याद आ रहा है, जिस शबीर शाह ने पैसे लेकर के फंडिंग करी वो याद आ रहा है। इसको दिल्ली बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको पाकिस्तान भेजने की जरूरत है। इसको इमरान खान बड़ा पसंद है, इसको इमरान खान के पास जाने की जरूरत है, इसलिए इसको दिल्ली बुलाने की जरूरत नहीं है। इसको पाकिस्तान भेजो और पाकिस्तान में ही इसको रखो। सर, आज का प्रोटेस्ट जो है, जो कल महबूबा मुफ्ती ने ऑल पार्टी मीटिंग होने के बाद पाकिस्तान से वार्तालाप की बात की है, उसको लेकर के रोष है। अरे पाकिस्तान कोई स्टेक होल्डर नहीं है कि पाकिस्तान से हम बात करेंगे। हमारे देश के आंतरिक मुद्दों में पाकिस्तान के नाम का मतलब क्या है? कुछ नहीं। और महबूबा मुफ्ती, जिसका यूथ विंग प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पारा पकड़ा गया आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हुए और संरक्षण प्रोवाइड करते हुए, उसके बाद भी ये कहती है कि पाकिस्तान को मदद करो, पाकिस्तान से जाकर के बात करो। अरे 2018 या 19 के अंदर जिस समय प्रधानमंत्री पाकिस्तान इमरान खान चुन करके आए हैं, ये उस समय भी कहती थी नया प्रधानमंत्री आया, इसे मौका दीजिए। अरे मौका क्या देना है? क्या हमें नहीं पता हमें पाकिस्तान से क्या मिला? पठानकोट, उड़ी, 26/11, हर प्रकार का हमला, 1992 के मुंबई ब्लास्ट, जितने परपेट्रेटर थे उठ करके भागे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान का इंसेप्शन ही इस बेस पर हुआ था कि हिंदुस्तान को किस हिसाब से तबाह करना है, खराब करना है। अरे नार्को टेररिज्म की 45 करोड़ की चरस की खेप पकड़ी गई है, साथ में गोलियां पकड़ी गई हैं। उसके बाद भी ये कहती है कि पाकिस्तान से बात करो। कौन है पाकिस्तान? एंड हु इज शी? ये देश के प्रधानमंत्री को बताएगी कि बात कैसे की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। बुधवार को इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, विचार के साथ जुड़ें और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। कि आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर के उनके जन्मदिन तक इस लक्ष्य को लेने का तय किया है। आप सब लोगों को इसमें सफलता मिले। मैं एक बात और भी निवेदन करूंगा कि जो हम वृक्ष लगाएं, उन वृक्ष की रक्षा करना, इसकी भी हम कोई न कोई योजना जरूर बनाएं। इसलिए हर पेड़ के साथ व्यक्ति को जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ अगर कोई हम काम कर सकेंगे
तो अच्छा रहेगा, ताकि वो व्यक्ति उस पेड़ की रक्षा करे, उसकी संभाल करे और उसको बढ़ाने में। हाल ही में तालिबानी नेताओं से भारतीय अधिकारियों की मुलाकात के दावे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट की खबर को आधार बनाकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है, भारत सरकार को इस विषय पर तुरंत बयान देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसको संज्ञान में लेकर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लेगा? आपको बता दें, कतर के वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में यह दावा किया कि भारतीय अधिकारियों ने दोहा का गुपचुप दौरा करते हुए तालिबानी नेताओं से बातचीत की। आतंकवाद और संघर्ष समाधान के लिए कतर के विशेष दूत मुल्ताक बिन मजीद अल कहतानी ने सोमवार को एक वर्चुअल इवेंट में कहा था कि भारतीय अधिकारियों ने तालिबान से बातचीत के लिए एक शांत दौरा किया है, क्योंकि हर देश ये नहीं मानता कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस चले जाने के बाद वहां तालिबान का वर्चस्व होगा। हालांकि तालिबान के साथ भारत की बातचीत को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ना तो अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया और ना ही इस मुलाकात की कोई पुष्टि की गई। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने मीडिया पर कोरोना को लेकर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया। केसीआर ने अफवाहें फैलाकर लोगों में भय और दहशत पैदा करने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुद्दों को सनसनीखेज बनाने के बजाय बरती जाने वाली सावधानियों को उजागर करना चाहिए। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि मीडिया को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा जब उन्हें संक्रमण हुआ था तो वो एंटीबायोटिक दवाओं और पैरासिटामोल खाकर ठीक हो गए। केसीआर 29 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। मुख्यमंत्री ने वारंगल में एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि मीडिया में कोविड के बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है, जबकि लोग पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करके भी ठीक हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय की कार को एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल उज्जैन के कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय की गाड़ी का उज्जैन आगरा रोड पर एक्सीडेंट हो गया। विधायक मालवीय उज्जैन से अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं घटना के बाद आगरा रोड पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त लोडिंग वाहन ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए इस जाम को हटाया। घर जा रहे थे, मोड़ के ऊपर ये गाड़ी एकदम इतनी तेज गाड़ी आ रही थी सामने से, हमारे ड्राइवर ने पूरी गाड़ी बचा दी और हमने रोक दी। उसके बाद कि उसने लाके ऊपर ठोक दी। कोई जैसी कोई हानि वानी तो नहीं हुई? भगवान ने बचाया, भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से हम लोग बचे हैं। और आज हनुमान जी का दिन मंगलवार को उन्हीं की कृपा से ड्राइवर ने तो कोई कसर नहीं रखी थी ऊपर छोड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन वितरित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र योजना के ऑनलाइन रूपांतरण का भी शुभारंभ किया। दरअसल मिशन रोजगार के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और मनरेगा के तहत 20 लाख से ज्यादा लोगों को काम उपलब्ध कराया जा चुका है। फिलहाल आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। प्रदान करने की जो हमारा सीडी रेशियो है, इसके अनुसार हम हर एक जनपद के लक्ष्य को तय करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। देखिए, पैसा बैंक में रखे जाने से वह बढ़ेगा नहीं। ये जब सर्कुलेशन में आएगा, मार्केट में आएगा, पूंजी ही पूंजी को बढ़ाएगी। और मुझे लगता है हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। जैसे स्टेट स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, जनपद स्तर पर भी इस प्रकार के लोन मेलों के कार्यक्रम हो। माननीय सांसद, माननीय विधायकों को उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए, प्रभारी मंत्रियों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। हमारा प्रयास होना चाहिए, 75 जनपद हैं तो कम से कम 75 लोन मेले अगले 1 महीने के अंदर प्रदेश के अंदर आयोजित हों।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कभी वे बीएसपी के बागी विधायकों से मिलकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कांग्रेस और बीजेपी के असंतुष्टों को अपनी पार्टी से जोड़ने के कवायद में दिखाई देते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार जाएगी, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी प्रमुख दलों के बजाय समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना से कई मौत हुई, नदियों में लाशें दिखाई दे रही थी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। धर्म परिवर्तन का भारत का संविधान और कानून बहुत स्पष्ट है। बलपूर्वक लालच देकर या अंधेरे में रखकर गुमराह करके धर्म परिवर्तन जायज नहीं है। कानून साफ है और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और कठोरतम कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए, जो बैठ के सोती रही, कानून का उल्लंघन होते रहा, धर्मांतरण होता रहा। उन पर तो ऐसे लगे, पर जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये अपने लिए क्या सजा की तजवीज करती ये भी बता दे नैतिकता के आधार पे। दोषी तो ये भी हैं अगर बलपूर्वक और कानून के खिलाफ हुआ है तो। बहुत जिम्मेदारी के साथ, आंकड़ों के साथ ये कहा था कि 82% के आसपास वैक्सीन दूसरे देशों को दे दी गई और पहले और दूसरे जो कोविड का अटैक हुआ, लहर आई, उसमें अगर ये वैक्सीन दूसरे देशों को न भेजकर भारतवासियों को लगा दी जाती तो लाखों जानें बच सकती थी। से जो तीसरी लहर संभावित है, जो भारत सरकार के सलाहकार कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, दवाएं और ऑक्सीजन यहाँ रहें, वो बाहर न जाएं, उपलब्धता प्रदेशों में रहे, अस्पताल तैयार रहे इसके लिए, जिससे तीसरी लहर से बचा जा सके। 1000 से ज्यादा तैरती हुई लाशों को अगर आप देखती तो आपकी आत्मा मंत्री के रूप में नहीं, एक माँ या बहन के रूप में चित्कार कर उठती। ये सब आपके दाढ़ी बाबा ने किया है और राहुल गांधी उसी से देश को बचाने की सलाह दे रहे हैं, तो उन्हें आप ज्ञानी बाबा कह रही हैं। ठीक है, ज्ञानी बाबा ने जो बातें कही हैं निकाल दीजिए, एक भी जो गलत हो। दवाएं रखना, वैक्सीन रखना अपने देश के लिए। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।